देखिए, अल्लाह हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अल्लाह ताला उनकी मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके आज हम लेक्चर को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो इसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया को ना, इंडिकेट लेवल का, इंशाल्लाह। देखिए इधर हमारे पास क्या होता है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके काफी ज्यादा नाम है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम पॉलीमॉर्फिक भी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं, ये मैं सारी चीजें आपको डिटेल बाय डिटेल बताऊंगा। इसी को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये चीजें आपको आ रही होंगी ना, पावर हाउस ऑफ द सेल। सेमी ऑटोनोमस के बारे में आप सुन रहे होंगे, हो सकता है सुना भी हो। ठीक है, इसी को हम एंडो सिम्बायोटिक ऑर्गेनल भी कहते हैं। एंडो सिम्बायोटिक ऑर्गेनल। ठीक है, अच्छा आपको ये तो पता होगा कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये क्या होते हैं हमारे पास, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। न्यूक्लियस भी इसी के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के नाम है। इसी को हम ऑलवेज इन मोशन, ये हमेशा हरकत में होता है, इसी हिसाब से भी पहचानते हैं कि ऑलवेज इन मोशन कौन सा ऑर्गेनल होता है। यूनिवर्सली प्रेजेंट भी इसी को कहते हैं। ठीक है, यूनिवर्सली प्रेजेंट। ठीक है, ये सारे नाम किसके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के हैं। तकरीबन मैंने इधर 9 के करीब नाम लिखे हैं। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया को हम माइटोकॉन्ड्रिया या कॉन्ड्रियोसोम क्यों कहते हैं, ये मैं ना आपको बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर ये चीज़ें बताऊंगा आज। ठीक है, इधर मैं बताता हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया या कॉन्ड्रियोसोम क्यों कहते हैं। ये पुराना नाम जो था वो इसका था कॉन्ड्रियोसोम। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कॉन्ड्रियो मीन्स होता है ग्रेन्यूल्स। ठीक है, क्या, ग्रेन्यूल्स। और सोम मीन्स होता है बॉडी। ठीक है, मैं आपको ना चीजें बताता हूँ। आप मुझे बताएं कि आपने डब्ल्यूबीसी पढ़ा है। ठीक है, आपने मुझे ये बताएं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा है। आप कहेंगे पढ़ा है। डब्ल्यूबीसी के अंदर आपने टाइप्स भी पढ़ी होंगी। आप कहेंगे सर पढ़ेंगे। मैं अगर आपसे पूछूं कि डब्ल्यूबीसी की एक टाइप होती है जिसे हम बोलते हैं अग्रेन्युलोसाइट कहते हैं, दूसरी होती है ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपसे अगर पूछूं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आपने पढ़ा है अग्रेन्युलेटेड। ठीक है, देखिए मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि आपके जहन के अंदर बातें बैठे, आपको थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाए और बात भी पता चल जाए। ठीक है, हमारे पास डब्ल्यूबीसी के अंदर जब भी आ जाए बायो के अंदर, इसमें होता है विदाउट। ठीक है, और ग्रेन्यूलो मीन्स ग्रेन्स, क्या मौजूद होते हैं, ग्रेन्स। और साइट मीन्स क्या होता है, सेल। बच्चे ग्रेन्युलोसाइट वो जिनके अंदर सेल मौजूद है, जिसके अंदर ग्रेन मौजूद है, ये ग्रेन। और साइट मीन्स क्या, सेल। ठीक है, अग्रेन्युलेटेड अब मीन्स क्या हो जाएगा, विदाउट। ग्रेन्युलेटेड मीन्स क्या है, ग्रेन। ठीक है, और इसके अंदर ये कैसा होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके अंदर क्या है, दाने मौजूद है। तो कॉन्ट्रियोसोम बॉडी, मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें ना, पहले थोड़ी सी मैं डिस्कवर कर लूँ ताकि मैं आपको चीज़ें सही तरह समझा सकूँ। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटो, माइटो वर्ड आया है माइटोस से। ठीक है, माइटो। अब ये माइटोस मीन्स क्या होता है, थ्रेड। ठीक है, और कॉन्ड्रिया मैंने आपको बता दिया ग्रेन्यूल वो कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा चलो अब बातें बात की इसका नाम ये पड़ा क्यों। देखिए हमने, मैंने आपको अभी बताया कि मैंने आपको समझाया कि माइटोकॉन्ड्रिया या कॉन्ड्रियोसोम क्यों कहा जाता है, किसे नाम, थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, साइंटिस्ट ने ना जब माइक्रोस्कोप के अंदर, इसके अंदर माइक्रोस्कोप, अब ये माइक्रोस्कोप क्या बोला है, माइक्रो मीन्स क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल। स्कोप मीन्स क्या होता है, टू सी और लुक। ठीक है, अच्छा ठीक है, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से माइक्रो से आपने माइक्रोलॉजी पढ़ी। अच्छा,
माइक्रो मीन्स क्या होता है, वेरी स्मॉल, लोजी, लोजी जहां भी आ जाए मीन्स क्या होती है। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो छोटी चीजों को देखने में हमारी मदद करता है, और ये इसको दरियाफ्त किया था रिचर्ड जेन्सन ने। माइक्रोस्कोप की मदद से जब माइटोकॉन्ड्रिया को देखा गया, ये कैसा नजर आया, ग्रेन्यूल्स की तरह। कैसा, ग्रेन्यूल्स की तरह। अच्छा, अब जरूरी थोड़ी है कि एक साइंटिस्ट ने, अभी ये एक साइंटिस्ट ने देखा ना, तो इसको कैसा नजर आया, ग्रेन्यूल्स की तरह। इसने इसका नाम डाल दिया कॉन्ड्रियोसोम। अब ग्रेन्यूल्स को लैटिन के अंदर क्या कहा जाता था, या ग्रीक के अंदर क्या कहा जाता था, कॉन्ड्रिया। ठीक है, तो कॉन्ड्रियोसोम मीन्स की बॉडी। इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट ने देखा तो उन्होंने कहा कि ये ग्रेन की सूरत में भी मिला है हमें, और थ्रेड्स की सूरत में भी। अभी ग्रेन्स को तो हम कहते हैं कॉन्ड्रियो, ठीक है, और थ्रेड्स को तो ग्रीक के अंदर कहा जाता था माइटो। ठीक है, ये क्या हो गया, माइटो, माइटोस, और ये क्या हो गया, कॉन्ड्रिया। ठीक है, इधर से मिलकर क्या वर्ड आया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, बच्चे आपको फील आनी चाहिए, टेस्ट हर कोई पास कर लेता है, टेस्ट हर कोई पास कर लेता है, ये कोई मसला नहीं है टेस्ट को पास कर लेना, ये सिलेक्शन भी हो जाना, आपको नॉलेज होना चाहिए ये वर्ड क्यों आया, कैसे आया। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। ठीक है, देखिए इधर हमारे पास तीसरा वर्ड कौन सा है, पॉलीमार्फिक। मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ क्या है। देखिए, पॉलीमार्फिक, पोली मीन्स क्या होता है हमारे पास, मेनी, मार्फिक, मार्फिक क्या होती है, शेप। पोलीमार्फिक क्या होती है हमारे पास, शेप है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दो ताकि आपको पता चले कि ये हमने नई चीज सीखी है। ठीक है, देखिए अभी हमें जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो अक्रंस है ना सेल के अंदर, सेल के अंदर ये इसकी जो अक्रंस है, हमें कैसा निकलता है, मीन्स के कैसा मिल रहा होता है, रोड लाइक मिलता है। हमें कैसा मिलता है, थ्रेड की तरह। हमें कैसा मिलता है, ग्रेन्यूल्स की तरह। ठीक है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। तो आप मुझे बताएं, माइटोकॉन्ड्रिया की एक शेप है, दो है, या दो से ज्यादा है, दो से ज्यादा है तो इसे हम क्या कह रहे होते हैं, पॉलीमॉर्फिक कह रहे होते हैं। अच्छा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये भी आपसे टेस्ट में सवाल पूछा जा सकता है कि सेल की फिजियोलॉजिकल कंडीशन के ऊपर। ठीक, सेल की फिजियोलॉजिकल कंडीशन के ऊपर ये क्या करता है, डिपेंड करता है। सेल की फिजियोलॉजिकल कंडीशन के ऊपर, जैसा सेल होगा उसके अंदर, कुछ सेल ऐसे हैं उनकी ऐसी कंडीशन है कि उनके अंदर रॉड लाइक है, के अंदर थ्रेड लाइक है, कुछ के अंदर कॉन्ड्रियोसोम लाइक है। अच्छा, इसके बाद ना मैं आपको थोड़े से इसके बारे में थोड़ा ऐसे करके, और ठीक है, देखिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल इसे क्यों कहते हैं। देखिए चले, मैं ना स्ट्रक्चर बनाता हूँ इधर माइटोकॉन्ड्रिया का। मैं इधर कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ना काफ़ी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा। देखिए, ये क्या है, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का सिंपल सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अच्छा, हाँ मुझे बताएं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है ये कौन सी है, आउटर। अच्छा ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन जो है वो कौन सी है, इधर। हाँ मुझे बताएं, इधर से लेकर इधर तक ये जो है इसे हम क्या बोलेंगे, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है इसे बोलते हैं इनर मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस स्पेस। ठीक है, चलिए ठीक है, इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है इसका नाम होता है क्रिस्टाई। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टाई कहते हैं। अच्छा, इनर मेम्ब्रेन के अंदर इधर इधर एक होता है फ्लूइड। ठीक है, इसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं मेरा बच्चा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, जिसके अंदर क्या होती है, क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, और इसकी इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टाई के अंदर क्या मौजूद होता है, क्या मौजूद होता है, ईटीसी। अब ये ईटीसी क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस होता है।
मैं सारी चीजें आपको बताता हूँ। ठीक है, चले इधर तक आपने समझ ली बात, नीचे चलते हैं। ठीक है, अच्छा इधर मैं कुछ चीजें आपको वाजे कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अच्छा देखते हैं अभी। देखिए होता क्या है, ये जो एनर्जी का प्रोसेस है ना, ये एनर्जी का प्रोसेस या एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है। मैं अगर आपसे पूछूं कि एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, ठीक है, तवानाई। तवानाई क्या होती है, एबिलिटी टू डू वर्क। ये हमें कहाँ से मिलती है, भाई जब हम खाना खाते हैं। ठीक है, चलो ये खाना खा लिया आपने, फूड खाया, भाई ये किधर गया, स्टमक में गया। स्टमक में इसकी क्या हुई, डाइजेशन हुई। इसके बाद इसकी क्या हुई, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हुई। ठीक है, क्या हुई, एब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है चलो, अब ये इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होकर कहाँ गया, ब्लड में। अभी ब्लड पूरी बॉडी में घूमेगा तो ब्लड ये फूड के अंदर ये जो एब्जॉर्ब है, डाइजेस्टेड है, टूटा हुआ जो ग्लूकोज है, किसको देगा, सेल को। अच्छा चलो, सेल के अंदर आ गया। सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल हमें मिलता है, कौन सा है मेरे बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया। चलो, ये माइटोकॉन्ड्रिया को मिल गया। ठीक है, अच्छा कुछ चीजें मैं आपको ना इधर थोड़ी सी वाजे कर देता हूँ। देखिए क्या होता है कि ये जो एनर्जी प्रोडक्शन का प्रोसेस है ना, ये तीन हिसाब से, ये इस को ना, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ कि फूड के अंदर से ये जो एनर्जी एनर्जी निकालनी है, इस प्रोसेस को ना मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन करता हूँ। इसे हम बोलते हैं रेस्पायरेशन। ठीक है, इसके तीन प्रोसेस हैं, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। एक होता है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, अच्छा दूसरा कौन सा है हमारे पास, क्रेब्स साइकिल। तीसरा हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। देखिए, अब ये जो तीनों प्रोसेस है, मैं ना इधर कुछ चीजें वाजे करूंगा, वो आपने जहन नशीन रखनी है। ठीक है, बच्चे ये जो ग्लाइकोलिसिस होती है, ये कहाँ पर होती है, याद रख लो, साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, और क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्रेब साइकिल मैंने आपको बता दिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रिया, बच्चे ये मैं इस वजह से समझा रहा हूँ ताकि आपको बातें समझ आए। क्रेब साइकिल कहाँ पे होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। ठीक है चलो, इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि ग्लूकोज जो है वो टूटता है, और उसकी मदद से हमें एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अच्छा चले, ठीक है, मैं ना इधर कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, आपसे अगर मैं पूछूं कि ये प्रोसेस जो है रेस्पिरेशन का, ये कहाँ पे हो रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, कहते हैं। लेकिन इसका एक हिस्सा कहाँ पे होता है, ग्लाइकोलिसिस। देखो, ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा अमल है, इधर ना थोड़े से एमसीक्यूज आएंगे, आपका दिमाग बनाना है ना। देखिए, ग्लाइकोलिसिस, आप मुझे बताएं, इधर ना ओल्ड बुक सिंध के अंदर ये बड़ा काम लिखा हुआ है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। मैं ना कुछ चीजें आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताएं, प्रोकैरियोट और दूसरा यूकैरियोट। ठीक है, प्रो मीन्स क्या होता है, फाल्स, कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस, फाल्स न्यूक्लियस वाले जानदार। यू मीन्स क्या होता है, ट्रू। कैरियोट मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस वाले जानदार। अभी देखो, एक तो ये है कि इसके अंदर फाल्स न्यूक्लियस है, इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस है। दूसरा, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल मौजूद नहीं होते। कौन से, मेम्ब्रेन बाउंडेड, आपको मुझसे ज्यादा आता होगा इसके अंदर, लेकिन जो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ वो आपने याद रखनी है। इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल मौजूद मौजूद है, मौजूद नहीं है। इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल मौजूद नहीं है, इसके अंदर मौजूद है। मींस मींस कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर मौजूद मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर मौजूद नहीं है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर मौजूद नहीं है, आप मुझे बताएं कि इसके अंदर आप मुझे बताएं
क्या क्रेब साइकिल होगी? मुझे बताएं। क्रेब साइकिल नहीं होगी। आप मुझे बताएं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी? आप कहेंगे सर नहीं होगी। अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैं आपसे अगर पूछूं तीसरा प्रोसेस, क्या इसके अंदर ग्लाइको ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस होगी? तो आप कहेंगे सर होगी। क्यों? क्यों आप मुझे बताएं। प्रोकैरियोट जो होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस पास होता है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं होती, कुछ मटेरियल नहीं होता, या उसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता क्या? साइटोप्लाज्म होता है। अच्छा, चलिए अगर मैं आपसे ना कुछ मैं आखिरी जुमला जो बोलूंगा वो आपने याद रखना है। आपसे अगर मैं पूछूं कि यूकेरियोट के अंदर क्रेब साइकिल होती है? आप कहेंगे सर होती है। मैं आपसे पूछूं क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है? आप कहेंगे सर होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर ग्लाइकोलिसिस होती है? तो आप कहेंगे सर ग्लाइकोलिसिस भी होती है। मीन्स मीन्स कि ग्लाइकोलिसिस यूकेरियोट के अंदर भी है, ग्लाइकोलिसिस प्रोकैरियोट के अंदर भी है। तो ग्लाइकोलिसिस के लिए एक लाइन में लिखना चाहता हूँ। इधर इधर मैं किसके लिए लाइन लिखना चाहता हूँ? ग्लाइकोलिसिस के लिए लाइन लिखना चाहता हूँ। एक मिनट में ग्लाइकोलिसिस के अंदर एक लाइन लिखना चाहता हूँ। सॉरी, मैं थोड़े देखिए इधर, मैं ना इधर ये थोड़ी सी मिट्टी आ गई है तो थोड़ा ये मैं लिख ही नहीं रहा। ठीक है, चलो देखें इधर। ठीक है, देखिए ग्लाइकोलिसिस के लिए ना मैं एक लाइन लिख देता हूँ आपको इधर। कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो ऐसा प्रोसेस है, वो यूनिवर्सली यूनिवर्सली मौजूद है, वो चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकेरियोट हो, यूनिवर्सली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट और यूकेरियोट। दिस इज ऐसा प्रोसेस जो यूकेरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में हो। कौन सा है हमारे पास? दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है। अच्छा, देखें भी, देखें ना, अब हुआ क्या कि इसकी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसकी इस मेम्ब्रेन के अंदर और इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं? एंजाइम एंड को एंजाइम, एंजाइम प्लस को एंजाइम। अच्छा, ये को जो होता है ना, ये एंजाइम नहीं होता, को मीन्स होता है विथ एंजाइम, एंजाइम की मदद करने वाले ना, ये होते हैं जो ग्लूकोज की रेस्पिरेशन करवाते हैं। अभी देखिए, ग्लूकोज की रेस्पिरेशन मीन्स के ग्लूकोज का टूटना। ठीक है, अगर ग्लूकोज टूट रहा है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, हम कौन सी रेस्पिरेशन करते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, वाटर के अंदर, और प्लस 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 इसके अंदर टूटता है एटीपी के अंदर। अब देखिए होता है क्या, ग्लूकोज जैसे टूटेगा ना तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एटीपी थोड़ा सा इधर कहना ना, थोड़ा सा ममनून ममनून नहीं है, लेकिन आपकी समझ के लिए ना मैं इधर कहता हूँ एनर्जी। देखिए होता क्या है, ये एनर्जी मिली ना एडीपी, और इनऑर्गेनिक फास्फेट इधर आते हैं, इसको क्या मिलती है? एनर्जी। ये एनर्जी इधर आती है। ठीक है, तो इससे क्या बन जाता है? एटीपी। देखिए मैं आपको ना सीधी सी बात बताता हूँ कि ये ग्लूकोज टूटता है, ये एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी एडीपी को और इनऑर्गेनिक फास्फेट को मिलाती है। एडीपी क्या? एडिनोसिन डाइफास्फेट। दो फास्फेट होते हैं, एक और फास्फेट मिल जाता है तो ये क्या बन जाता है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। अच्छा अच्छा, अब हमें एनर्जी चाहिए, हमने खाने से ही तो ये एनर्जी ले ली। अगर हमें एनर्जी चाहिए तो एटीपी दोबारा टूटेगा किसमें? एडीपी में, इनऑर्गेनिक फास्फेट में। प्लस हमें कितनी एनर्जी देगा? 7.3 किलो कैलोरी, या आर 31.81 किलो जोल पर मोल। ये हमें क्या देगा? एनर्जी। ये हम एनर्जी यूज करेंगे। देखो एटीपी जो है वो क्या हो सकता है? चार्ज भी हो सकता है, ये चार्ज हो रहा है ना, और क्या हो सकता है? डिस्चार्ज भी हो सकता है। जैसे बैटरी होती है ना, मोबाइल की बैटरी, वो चार्ज भी हो सकती है और डिस्चार्ज। चार्ज कैसे होगी? हम खाना खाएंगे, ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटेगा, एनर्जी मिलेगी, एनर्जी एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट को मिलेगी, एटीपी बन जाएगा। हमें जब एनर्जी चाहिए होगी, मसल्स वर्क कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ तो मुझे एनर्जी चाहिए ना, तो तब क्या होगा कि एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट मिले टूटेंगे,
एटीपी टूटेगा एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट में, तो एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी रिलीज होकर हमें क्या आएगी, काम आएगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड दी रेस्पिरेशन। देखिए रेस्पिरेशन को ना लोग समझते हैं कि ये गैस एक्सचेंज हो रही है, बच्चे वो रेस्पिरेशन नहीं है, वो ब्रीथिंग है, वो ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के अंदर क्या होती है, गैसेज एक्सचेंज होती हैं। ब्रीथिंग के अंदर क्या होती है, गैसेज एक्सचेंज होती हैं, उसके अंदर गैस एक्सचेंज होती है, वो एल्विलाई के ऊपर होती है। ठीक है, वो गैस एक्सचेंज होकर एल्विलाई से किधर जाती है, ब्लड में। वो ब्लड के अंदर जैसे ही ब्लड के अंदर जाती है ना, ब्लड के अंदर ग्लूकोज भी आ जाता है और ऑक्सीजन भी आ जाता है। सेल क्या करता है, ग्लूकोज को भी लेता है और ऑक्सीजन को भी लेता है, उसकी मदद में एरोबिक रेस्पिरेशन कर देता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड एरोबिक, हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। हम क्या बोल रहे होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। ग्लूकोज का टूटना किसकी मदद में, ऑक्सीजन की मदद में, ग्लूकोज का टूटना, दिस इज कॉल्ड द एरोबिक रेस्पिरेशन, इसे हम कह रहे होते हैं। ठीक है, तो इतनी सी बात आपने क्या करनी है, जहन के अंदर रखनी है। अच्छा, और हमने देखना है कि कौन कौन सी चीजें हमने करनी है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हम्म, देखिए हमने, आप मुझे बताइए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने आपको काफी चीजें बताई, कॉन्ड्रियोसोम, पॉलीमार्फिक, पावर हाउस ऑफ द सेल। अब बात आ जाती है, अच्छा डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड के बारे में मैंने बता दी। देखिए ऑलवेज इन मोशन, ऑलवेज इन मोशन का मतलब क्या है कि भाई एटीपी है ना, एनर्जी है। आप मुझे बताएं, आपके पास पैसे होंगे तो आप हरकत में होंगे ना, भाई आपने बाहर जाना है, घूमने फिरने जाना है, पैसा लाखों रुपए करोड़ों रुपए पड़े तो आप हरकत करेंगे ना। तो ऑलवेज इन मोशन ये एटीपी की वजह से। यूनिवर्सली प्रेजेंट, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का हरगिज ये मतलब नहीं है कि ये प्रोकैरियोट के अंदर मौजूद है, लेकिन जितने भी यूकैरियोट है, जितने भी यूकैरियोट है, उनके अंदर ये क्या है, मौजूद है हमारे पास। इधर ना कुछ मैं चीजें आपको समझाना चाहता हूँ, ये थोड़ी सी, देखिए, हाँ, हम्म, चलो हैंग हो रहा है, आपको क्या हो रहा है, हैंग हो रहा है, ये गर्म हो गया था, नहीं नहीं गर्म भी नहीं हुआ इतना, चलो देखते हैं। वाई हुई, हम्म, चलिए इधर ही देख लेते हैं। भाई मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई कि इसके अंदर ना एक वर्ड लिखा हुआ था, हाँ, यूनिवर्सली प्रेजेंट। देखें बच्चे, यूनिवर्सली प्रेजेंट का मतलब वो ग्लाइकोलिसिस वाला वर्ड नहीं लेना आपने। यूनिवर्सली प्रेजेंट मीन्स कि ये हर यूकेरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होगा, मीन्स कि ये प्लांट के अंदर भी मौजूद होगा। ठीक है, यूकेरियोट सेल, देखना तो यूकेरियोटिक सेल था ना। ठीक है, मीन्स कि ये प्लांट के अंदर भी मौजूद होगा और एनिमल के अंदर भी मौजूद होगा, ये फंजाई, अलजी, जितने भी यूकेरियोटिक सेल है ना, उन सारों के अंदर ये मौजूद होगा, सिवाय कौन से सेल, प्रोकैरियोट। अब ये प्रोकैरियोट हमारे पास कौन से होते हैं, याद रख लो, प्रोकैरियोट हमारे पास बैक्टीरिया है, हमारे पास साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, इनके अंदर ये मौजूद नहीं होगा। ठीक है, बाकी हर यूकेरियोटिक सेल के अंदर ये मौजूद होगा। अच्छा, इसके बाद इंडो सिम्बायोटिक ऑर्गेनेल क्यों कहते हैं, मैं आपको समझाता हूँ इसके अंदर इंडो सिम्बायोटिक ऑर्गेनेल क्यों कहते हैं। देखिए ना, हुआ क्या था, अकॉर्डिंग टू सिम्बायोसिस थ्योरी, ये सिम्बायोसिस थ्योरी है किस चीज़ की, मैं आपको समझाता हूँ, काफ़ी चीज़ें इधर समझाने वाली हैं। सिम्बायोसिस थ्योरी जो थी वो किसकी थी, एवोल्यूशन की। अब ये एवोल्यूशन क्या है, एवोल्यूशन होती है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स,
सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जानदार पहले क्या थे, कहते हैं ना एवोल्यूशन वाले कहते थे कि पहले जानदार कहाँ से पैदा हुआ है, एक प्रोकैरियोटिक सेल से। मीन्स कि बैक्टीरिया से आज का जानदार क्या हुआ है, बना है। तो बैक्टीरिया क्या था, सिंपल, और हम क्या है, कॉम्प्लेक्स। ऐसे ही था ना भाई, एवोल्यूशन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सो नॉट द ग्रेजुअली डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मैं आपको इसका थोड़ा सा रोड मैप बना के दिखा देता हूँ कि ये एवोल्यूशन वाले असल में कहते क्या है। ठीक है, ठीक है। ये ना एवोल्यूशन वाले कुछ बोंगियां मार रहे होते हैं। देखिए, ये कहते हैं कि हमारे पास क्या था शुरू में, एक प्रोकैरियोट बना, प्रोकैरियोट से क्या बना, यूकैरियोट बना। अच्छा, यूकैरियोट से हमारे पास प्रोटिस्टा बना। ठीक है, वोल्वोक्स लाइक, इसकी तरह का वॉल वॉक्स लाइक। अब ये एनिमल किंगडम की बात है तो वो बातें बाद में होंगी, ठीक है। अच्छा, इससे हमारे पास प्लांट भी बने, इससे हमारे पास एनिमल भी बने, ठीक है। इससे ही हमारे पास फंजाई भी बने, ठीक है। एनिमल के अंदर कैसे बना एनिमल, हमारे पास सबसे पहले कौन सा फाइलम बना, पूरी टीरा। इसके बाद कौन सा बना, निडेरिया, सिलोन ट्रेटा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कौन सा बना, प्लेटी हेलमेंथस, ठीक है। अभी जिसको मेरे बच्चे ये बोर लग रही हैं चीजें तो वो बेशक नहीं पढ़े, इसको स्किप कर दे, आगे कर दे। प्लेटी हेलमेंथस, इसी को इससे आगे निमेथी हेलमेंथस, बनी या नहीं बनी, ठीक है। एक हेलमेंथस, एनेलिड्स, एनेलिडा, ठीक है। मोलस्का, ठीक है। आर्थ्रोपोडा, इसके अंदर इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा के बाद हमारे पास क्या बना, ओडेटा, ठीक है। ओडेटा में मैं चीजें बताता हूँ ना आपको। ओडेटा के अंदर आप मुझे बताएं कि फिश बनी, आप मुझे बताएं रेप्टाइल्स बने, आप मुझे बताएं कि बर्ड्स बने, आप मुझे बताएं कि मोंकी बना, आप मुझे बताएं कि मैन बना, आप मुझे बताएं प्रोकैरियोट से ये तुम्हारा मर्द ये बन गया। इसे बोलते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये इवोल्यूशन वाले कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिम्बायोसिस थ्योरी हुआ क्या, वो कहते हैं कि एक एन एरोबिक अमेबॉइड, अमेबॉइड क्या, प्रोकैरियोट। अच्छा, तो ये एन एरोबिक अमेबॉइड प्रोकैरियोट है। इसने क्या किया, इसको भूख लगी हुई थी, इसको क्या लगी हुई थी, भूख लगी हुई थी। इसने क्या किया, एक अमेबॉइड, और कौन सा अमेबॉइड, एरोबिक, एरोबिक अमेबॉइड, इसको प्रोकैरियोट को क्या कर गया, एन एरोबिक अमेबॉइड प्रोकैरियोट ने इस अमेबॉइड एरोबिक अमेबॉइड प्रोकैरियोट को क्या किया, अपने अंदर इनगल्फ कर लिया। क्या किया, खा लिया। अच्छा, अब क्या हुआ, इसने इसको अपने अंदर संभाल कर रखा। अब ये क्या होगा, इन एरोबिक अमीबॉइड प्रोकैरियोट ने एक एरोबिक अमीबॉइड प्रोकैरियोट को अपने अंदर रख लिया। अब ये इसके अंदर एरोबिक मीन्स के ऑक्सीजन को अपने अंदर यूज करेगा। ऑक्सीजन को यूज कौन करता था, वो जहन लगाओ, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता था, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ता। अब ये क्या करेगा, अपने खाने को किसकी मौजूदगी में तोड़ेगा, ऑक्सीजन। एन एरोबिक अमीबॉइड इसमें कन्वर्ट हो रहा है, कैसे कर रहा है, एरोबिक। ये कौन सा फीचर आ रहा है, ये कौन सा फीचर आ रहा है, आप मुझे बताइए। ये फीचर आ रहा है यूकेरियोट वाला, इवोल्यूशन आ रही है, प्रोकैरियोट से क्या बन रहा है, यूकेरियोट बन रहा है। कुछ 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 चीजें समझ आ रही हैं। और फिर वो कहते हैं कि सिम्बायोसिस थ्योरी वाले कहते हैं, एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी वाले कहते हैं कि कुछ चीजें मैं आपको ना थोड़ी 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 चीजें बताता हूँ। देखिए इधर, वो क्या कहते हैं, देखिए इधर, वो कहते हैं कि हमारे पास ये जो मीन्स के माइटोकॉन्ड्रिया है ना, आज का माइटोकॉन्ड्रिया वो इधर से क्या हुआ है, एवोल्यूशन के दौरान
मीन्स के माइटोकॉन्ड्रिया इससे बना है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की भी ये थ्योरी है, सिम्बायोसिस थ्योरी ना, ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं कि ये जो बैक्टीरिया का है ना, ये बैक्टीरिया का, ये ये बैक्टीरिया के अंदर एक तो वो बात करते हैं राइबोसोम की, वो कितने 70 ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम है वो भी कितने 70 ठीक है। और प्रोकैरियोट के पास अपना क्या मौजूद है, डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना क्या मौजूद है, डीएनए। इसके पास कौन सा डीएनए मौजूद है, सर्क्यूलर। इसके पास कौन सा डीएनए मौजूद है, सर्क्यूलर। तो ये दो मीन्स के कुछ चीजें मिल रही है ना, कुछ चीजें मिल रही है प्रोकैरियोट का, ठीक है। वो कहते थे कि ये जो पुराना कोई बैक्टीरिया था ना, वो ही क्या मौजूद था, वो ही एक माइटोकॉन्ड्रिया बन के आया। इसे हम सिम्बायोसिस थ्योरी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस थ्योरी। चलिए मैं कुछ समझाता हूँ। इसके बाद हमारे पास एक आता है, कौन सा, सेमी ऑटोनोमस। काफी चीजें आपको इसके अंदर समझ आ रही होंगी। देखिए, सेमी ऑटोनोमस, सेमी मीन्स क्या होता है, हाफ। ऑटोनोमस क्या है, खुद मुख्तार, ऑटोमेटिक, ठीक है। खुद मुख्तार देखता हूँ, ऑटोमेटिक को तो छोड़ दें, चले लिख दिया है तो ठीक है, ऑटोमेटिक को मिटा देते हैं। ये क्यों है, क्योंकि इसके पास क्या मौजूद है, अपना डीएनए। आप मुझे बताएं कि डीएनए से ये आरएनए बना सकता है, आरएनए से आप मुझे बताएं कि ये प्रोटीन बना सकता है। मीन्स कि ये सेल के ऊपर डिपेंड नहीं है, न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड नहीं है कि वो इसको प्रोटीन बना के दे, क्योंकि न्यूक्लियस के पास भी मौजूद होता है अपना डीएनए। ये सेल का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद होता है जो दूसरे ऑर्गेनेल को प्रोटीन बना के देता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके पास अपना डीएनए, वो अपने प्रोटीन बनाता है, तो ना खुद मुख्तार है। भाई आप मुझे बताएं, आप घर में मौजूद है, ठीक है? आप एक 15 साल के, आपका छोटा भाई है 8 साल का, ठीक है? आप कमाते आप खुद मुख्तार है, कुछ पैसे आप बाहर से कमा लेते हैं, कुछ आप इधर से लेते हैं, घर वालों से लेते हैं, आप बन गए माइटोकॉन्ड्रिया। आपको प्रोटीन तो मिल गया बाहर से, आप काफी चीजें मिल गई, ठीक है। बाहर से कमा लिया आपने, कुछ चीजें मिली, कुछ चीजें घर से आप मिल रही है रहन सहन के लिए। लेकिन 8 साल का जो भाई है, वो सारी चीजें वो घर के ऊपर डिपेंडेंट है, वो घर से मिल रही है। वो सेमी ऑटोनोमस नहीं है, वो दूसरे ऑर्गेनल हैं, जैसे कि हमारे पास गोल्जी बॉडी वगैरह हो गए, दूसरे ऑर्गेनल लाइसोसोम वेक्यूल, ऐसे ऑर्गेनल की तरह होता है। तो डीएनए से आरएनए का बनना क्या होता है, हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या होता है, हमारे पास ट्रांसलेशन। तो अगर कोई पूछे कि ट्रांसलेशन माइटोकॉन्ड्रिया करता है, तो आपने बताना है यस। ट्रांसक्रिप्शन का, तो यस। ये बातें आपने कुछ चीजें जहन में रखनी है, ठीक है। अच्छा चलो, सेमी ऑटोनोमस हो गया। और दूसरी बात, डीएनए की वजह से ये अपनी तादाद बढ़ाता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपनी तादाद बढ़ाता है, माइटोकॉन्ड्रिया अपनी तादाद बढ़ाता है। तो खुद मुख्तार हो गया सेल के अंदर। जब तक सेल डिवाइड नहीं करता, या दूसरे ऑर्गेनल डिवाइड करते, गोल्जी बॉडी एक था क्या दो हो सकता है, नहीं। कि जब दो सेल होंगे तब ही गोल्जी बॉडी क्या होंगे, दो होंगे अलग अलग सेलों में। लेकिन एक सेल में एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होते हुए एक से क्या हो जाता है, दो हो सकता है। दिस इज कॉल्ड दी सेमी ऑटोनोमस। अच्छा, इसके बाद ना माइटोकॉन्ड्रिया की एक बड़ी खूबसूरती सी बात है, ठीक है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की ना एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि वो आपने लाजमी जहन में रखनी है। ये देखिए, फादर, हमारी ना ओल्ड बुक के अंदर ये लिखी हुई है बात, फादर और मदर, ठीक है। मदर का क्या होता है, ओवम, ये ओवम। फादर का स्पर्म, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जब यूनाइट करते हैं ना, तो आगे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ये क्या बना, जाइगोट बन गया ना। अच्छा, वो कहते हैं कि फादर से सिर्फ क्या आता है, ओनली 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 इधर से क्या आता है, न्यूक्लियस आता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो आता है वो मदर से आता है। अब होता है क्या है कि इधर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, इधर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। अब आप बोलेंगे एक सेल के अंदर बहुत ज्यादा कैसे, बच्चे मैंने आपको बता दिया, सेमी ऑटोनोमस से आधा खुद मुख्तार है, ये अपनी तादाद बढ़ा सकता है। इधर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा पड़े हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया इधर ही क्यों पड़े, बच्चे ये टेल ने क्या करना है, मूव करना है या नहीं करना है, इसको मूव करवाने के लिए, हरकत करवाने के लिए एनर्जी की जरूरत है, कौन देगा, माइटोकॉन्ड्रिया देगा बच्चे। ये माइटोकॉन्ड्रिया
आगे हरकत करता रहता है, स्पर्म आगे हरकत करता रहता है, ओवम से मिलता है, तब तक ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो जाते हैं। अब वो माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा कहाँ से? मदर के साइटोप्लाज्म से। तो याद रख ले कि जाइगोट के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? मदर से आ रहा है, ना कि फादर से। तो बच्चा जो ट्रेस होता है अपने माइटोकॉन्ड्रिया से, वो किससे होता है? मदर से, ग्रैंड मदर से, ग्रेट ग्रैंड मदर से। ये बुक की लाइन है मेरे बच्चे, ये आपने क्या करनी है, याद रखनी है। ग्रेट ग्रैंड मदर से, ठीक है, ये बातें आपने याद रखनी। तो ये सारा हो गया हमारे यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर लेक्चर, ठीक है। तो अभी स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा करते हैं, देखते हैं कितनी देर का बना है हमारे पास। लेक्चर को देखें थोड़ा सा।